हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2023 का 13 अक्टूबर का शिफ्ट 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा पहला क्लोज टेस्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट। क्या समझ में आया? कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेफ़र करता है, बताता है किसकी एबिलिटी के बारे में, जीव की एबिलिटी के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, कि वो कैसे चेंज हो जाता है इन रेस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट, अपने जो उसके आसपास का जो वातावरण है उसके हिसाब से कैसे वो चेंज होता है। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, एडेप्टेशन। देखो, जेनेटिक्स तो एक तरीके से हो गया स्टडी ऑफ जेनेटिक्स या स्टडी ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए का स्टडी होती है। इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही चीज़ हो गई एक तरीके से, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी स्टडी। इवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई जीव मान लो यहाँ पे था 1000 साल पहले, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो और डेवलप हुए जैसी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती गई। काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तुरंत नहीं होता, मगर धीरे धीरे होते गए। जैसे नहीं कहते हैं कि जो डायनासोर्स हैं उनकी कुछ प्रजाति आज बर्ड्स में देखी जाती हैं, या फिर लिजर्ड्स जो छिपकलियाँ होती हैं वो भी उनका ही एक कोई ना कोई पार्ट है, ऐसी कुछ स्टडीज़ बोलती हैं। तो ये भी बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि इन्वायरमेंट में वो कैसे अपने आप को ढालते हैं। जब ढालते हैं तो इसका मतलब क्या आ गया? अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडेप्टेशन होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आसान था, सबने ही इसको पकड़ लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन, देखो यहाँ पे जब अगर किसी को नहीं भी समझ पाया होगा तो वो यहाँ पे जैसे ही उसने ये वाला वर्ड पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि पहला ऑप्शन क्या होगा। एडेप्टेशन कैन अकर थ्रू डैश विच इन्वॉल्व्स जेनेटिक चेंजेस पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कह रहा है कि जो एडेप्टेशन है वो कैसे अकर होता है, वो कैसे होता है, और वो क्या इन्वॉल्व होता है उसके अंदर? जेनेटिक चेंजेस होते हैं, मतलब डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं ओवर द टाइम, जो कि पिछली वाली जनरेशन आगे वाली जनरेशन को पास करती है। ऐसे करते करते वहाँ पर वो, जैसे मान लो ये गर्मी में नहीं रह पाते होंगे, कुछ टाइम बाद इनके अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा हुआ, वो ताकत पैदा हुई, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ पे इसके जो डीएनए है वो उसको नोटिस कर लेते हैं और वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे वो अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, जैसा भी वातावरण उनके अगल बगल होता है। क्या होना चाहिए? एडेप्टेशन कैन अकर थ्रू यहाँ पे क्या है? किस माध्यम से, कैसे होता है एडेप्टेशन? म्यूटेशन, लर्निंग, मॉडिफिकेशन, कंडीशनिंग। देखो, अगर हम बात करते हैं कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी के एटीट्यूड को कंट्रोल करना, या फिर कोई कैसा बर्ताव कर रहा है उसको कंट्रोल करना। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कुछ लोगों के यहाँ गाय पली होती हैं, तो वो कुछ सर्टेन आवाज़ निकालते हैं तो वो दौड़ के आ जाती हैं चारे के पास और खाने लगती हैं या पानी पीने लगती हैं। ऐसे ही जो घर में हमारे पेट पले होते हैं उनके साथ भी कुछ आप इस तरीके से व्यवहार करते हो कुछ समय तक कि वो समझ जाते हैं कि कब खाना मिलेगा, कब उनको बाहर जाना है, कब वॉक में जाना है। तो आप उनके एटीट्यूड को, जो उनका रहन सहन, उसको कंट्रोल कर लेते हो। तो ऐसी इसको कहते हैं कंडीशनिंग। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ आ सकती है? थ्रू नहीं, ये नहीं हो सकता। एडेप्टेशन की बात हो रही है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज कर देना। अब इस कंटेक्स्ट में नहीं आएगा, देखते हैं आगे वाले ऑप्शन को। लर्निंग का मतलब तो होता है सीखना। एडेप्टेशन कैन अकर थ्रू लर्निंग, सीख कर, नहीं, ये भी नहीं होता। ये म्यूटेशन, यहाँ पे ये जो म्यूटेशन है ये बहुत ही ज़्यादा भारी वर्ड है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में चेंज, और जेनेटिक्स की बात हो गई है, ऑर्गेनिज्म की बात हो गई है, तो हमारा जो दिमाग है वो बार बार चीख चीख के हमसे कहेगा कि भाई पहला ऑप्शन है, म्यूटेशन है। क्यों? अगर अभी पिछली हम देखें 2019 या 2020 में कोविड के वेरिएंट आते थे, लोग, बहुत सारी न्यूज़ चलती थी, म्यूटेट हो रहा है, वायरस म्यूटेट हो रहा है, पता नहीं वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, है ना। तो कुछ अगर डीएनए में ऐसा चेंज आता है, क्यों आता है?
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी वायरस को मारने की कोशिश करते हैं तो एक नेचुरल सेल्फ डिफेंस पैदा होता है किसी के अंदर भी, चाहे वो इंसान हो या फिर एक ऐसा जीव जो कि शायद ही हम लोग को दिखता हो, उसके अंदर भी वो सेल्फ डिफेंस वाला मैकेनिज्म पैदा होता है। जो भी अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है बाहर से, तो वो अपने डीएनए को धीरे धीरे समय के साथ चेंज करता है और वो म्यूटेट होता है। इसीलिए कहते हैं जो म्यूटेट होकर अगर वायरस आएगा तो शायद जो वैक्सीन हम आज यूज़ किए या फिर हम लोगों ने लगवाई है वो आगे आने वाले जो कोविड के वेरिएंट है उसमें काम ना करे। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका है, उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, उसने अपने सिस्टम कोड ऐसा बना लिया है कि अब वो जो वैक्सीन की दीवार है, जो फायर वॉल है, जो डिफेंस है हम लोग का, उसको भेदने में आराम से उसको भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सही क्या है? म्यूटेशन। कि वो अडेप्ट कैसे कर रहे हैं? म्यूटेशन से धीरे धीरे उनकी जनरेशन में डीएनए चेंज हो रहा है, जेनेटिक्स चेंज हो रहा है, जिससे वो अडेप्ट कर रहे हैं अपने अगल बगल के वातावरण को। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली अडेप्टेशन की। अब यहाँ तक आप देखते हैं, और डैश ऑन्टोजेनी विच इन्वॉल्व चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। कह रहा है कि एक तो अडेप्टेशन जो म्यूटेशन से होता है उसके जरिए क्या कहते हैं, जेनेटिक्स पास होते हैं, या फिर ऑन्टोजेनी से। कैसे? मतलब कि देखो कोई इंसान अगर पैदा हुआ, फिर वो पहुंचा यहाँ पे 50 साल में, उसकी 50 की उम्र हो गई, फिर वो 80 में पहुंचा। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म, अगर हम इंसान की बात ना करें तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात करें, हो सकता है कि यहाँ पर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके जेनेटिक्स में चेंज हुए हों। ऐसी स्टडी, मतलब ऐसी चीज़ को बोलते हैं ऑन्टोजेनी। विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व होती है, इसके बारे में बता रहा है। देखो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। विच इन्वॉल्व चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, जो कि किसी भी लाइफ टाइम में, किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में जो चीज़ चेंजेस होती है उनको इन्वॉल्व करता है। क्या होगा यहाँ पे? बाई ऑन्टोजेनी, सिंस ऑन्टोजेनी, थ्रू ऑन्टोजेनी, या फ्रॉम ऑन्टोजेनी। देखो बाई जो यूज होता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ पैसिव सेंटेंस का, द लेटर हैज़ बीन सेंट टू द प्रिंसिपल बाई राम। ठीक है, तो बाई राम क्या है? यहाँ पे डूअर है। तो हम बाई का यूज कब करते हैं एज अ पैसिव में? जब प्रीपोजिशन का, जब कोई डूअर होता है जो चीज किसी एक्शन को कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात तो है नहीं। सिंस, देखो सिंस दो तरीके से यूज होता है, एक तो कंजंक्शन, और अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को और मेन क्लॉज को जोड़ता है। ऐसी कंडीशन में सिंस का मतलब क्या होता है? बिकॉज, क्योंकि। या फिर हम सिंस का किस तरीके से यूज करते हैं? फॉर टाइम बीइंग, प्रीपोजिशन की तरीके, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 AM, मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो ये जो सिंस का यूज है वो एज अ क्या कहते हैं, टाइम बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके का कोई मतलब नहीं है। थ्रू का मतलब होता है किस माध्यम से, कैसे। ठीक है, तो मीडियम इसको बोल सकते हैं। थ्रू ऑन्टोजेनी हाँ हो सकता है। देखो फ्रॉम जो है वो भी हम नहीं बोल सकते, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली से हूँ। या फिर अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करूँ, जैसे द ट्रेन इज़ रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, तो कहाँ से कहाँ तक, या फिर फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता तक। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रॉम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके की कोई मीनिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? थ्रू ऑन्टोजेनी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें आप। एडेप्टेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि जो एडेप्टेशन है, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट करते हैं, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इन बायोलॉजी में। मतलब अगर आप बायोलॉजी को उठाएंगे तो जो एडेप्टेशन है, वैसे कहते नहीं जैसे सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही एक एडेप्टेशन भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? बायोलॉजी का। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। कह रहा है कि ये एक क्रूशियल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल निभाता है किसमें? स्पीसीज के ऊपर ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। क्या होगा यहाँ पे? क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अगर किसी को ग्रुप में बांटें, जैसे एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और उसमें मान लो ये रेड कलर के लोग रख दें, यहाँ पे येलो कलर के बैग रख दें, बैग मान लेते हैं, और ये ब्लू कलर के बैग रख दें।
तो ये जो आपने ग्रुपिंग कर दी है ना, इसको कर दिया क्लासिफिकेशन, मतलब हर एक बॉक्स में सिमिलर चीज़ों को ले आए। ठीक है, यहाँ पे क्या इस तरीके का मीनिंग आ रहा है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। सोचिए अब क्या आ सकता है, हाँ आ सकता है, द लगा हुआ है, वैसे भी नाउन चाहिए, सारे ऑप्शन नाउन ही है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबको पता है तो उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन, कोई चीज़ एक्सटेंट हो गई हो, जो गायब हो गई, ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जो, जैसे अब अगर हम लोग देखें तो स्पैरो नहीं, स्पैरो तो अभी एक्सटेंट नहीं हुई है, डायनासोर को ही ले लेते हैं जो एक्सटेंट हो गए, तो वो एक्सटेंशन की बात भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। इट प्लेज अ क्रूशियल, अडेप्ट कर सकते हैं अगर, तो वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे एक्सटेंशन में कैसे निभाएगा, क्योंकि मतलब अडेप्टेशन क्या लोगों को ख़त्म कर देगा, नहीं, तो एक्सटेंशन नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन किसी चीज़ का करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक स्पीसीज़ है, मान लो ये इंसान है, ठीक है, एक इंसान था, दुनिया जब स्टार्ट हुई मान लो एक इंसान था, फिर वो आया भारत में उसको बहुत गर्मी लगी, ठीक है, तो यहाँ के लोग थोड़ा सा सांवले कलर के हो गए, कुछ यहाँ से जब उसके 2-3 मतलब ऑफ स्प्रिंग पैदा हुए तो एक अफ्रीका चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक यूरोप चला गया। अब यहाँ पे अफ्रीका में और गर्मी थी तो वो थोड़े से मजबूत हुए क्योंकि वहाँ पे टफ कंडीशंस थी, मगर उनका कलर जो था वो थोड़ा सा डार्क हो गया। जो लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए वो थोड़ा सा ठंडे इलाके में गए तो उनका कलर जो है वो ऐसा हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक इंसान ने जब जर्नी स्टार्ट करी धरती की स्टार्ट में, फिर वो काफ़ी चीज़ों में बढ़ गया। किस तरीके से, जैसे जैसे वो अडेप्ट होता गया इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरीके से उसकी काफ़ी स्पीसीज अलग अलग होने लगी। ठीक है, तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। अब बताइए क्या आएगा, क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन। फिर से पढ़ते हैं। एडेप्टेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। क्लासिफिकेशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन, तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगा वो आएगा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब आप अडेप्ट करते हैं फिर वो डाइवर्सिफाई करने के उसमें चांसेस हो जाते हैं। जो जीव अडेप्ट नहीं कर पाते, जैसे डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाए, तो उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो वहाँ पे अगर अडेप्ट करना आपको आता है तो आपकी जो फैमिलीज है वो डाइवर्सिफाई हो सकती है, वो समय के साथ फैल सकती है। ऑर्गेनिज्म दैट आर वेल अडेप्टेड डैश their environment are more likely to survive and pass on their genes to future generation। कह रहे हैं जो जीव हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास के वातावरण से जो अडेप्ट हो जाते हैं, जो अपने आप को ढाल लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वही सर्वाइव करेंगे और अपने जीन्स को, अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो जीन्स को आगे बढ़ाएंगे और आप अपने जीन्स को फ्यूचर जनरेशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ यहाँ क्या प्रीपोजिशन आएगी, टू आएगा, ऑफ आएगा, टूवर्ड्स आएगा, इन आएगा। अगर हम यहाँ पे ऑफ रखते हैं तो वेल अडेप्टेड ऑफ देयर इन्वायरमेंट, एक तरीके से देखा जाए कि इन्वायरमेंट का पोजीशन आ रहा है कि इन्वायरमेंट क्या कहते हैं अडेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑफ तो आएगा नहीं, ठीक है, ऑफ हट गया। टूवर्ड्स देखते हैं हो सकता है, और टू भी लग रहा है कहीं पर। इन तो देखो, इन तो क्या कहते हैं डिस्टेंस के लिए आता है, मतलब इन दिल्ली, इन मुंबई, इस तरीके से आता है, तो ये प्लेसेस के लिए आता है, तो इसको नहीं आएगा, ये साफ साफ दिख रहा है नहीं आएगा। अब बात आती है टू और टूवर्ड्स की। चलो ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को हटाने से पहले मैं आपको टूवर्ड्स के बारे में कुछ बताता हूँ। टूवर्ड्स एक प्रीपोजिशन होती है जो कि आप किधर ट्रैवल कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को दिखाती है, जैसे इन और इन टू। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें, अगर मैं ये सेंटेंस देखूँ, द लॉयन रन्स टूवर्ड्स द डियर, जो शेर था वो किसकी तरफ भागा, डियर की तरफ भागा, तो भागा, तो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि शेर जो है वो डियर की तरफ भागा। अगर आपकी बात फीलिंग है, आपकी प्रति, आपके पास किसी के प्रति फीलिंग है, तो किस तरीके से, ही इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, वो एक काइंड पर्सन है, एक अच्छा इंसान है, किनके प्रति, जो गरीब है, टूवर्ड्स द पुअर। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके की जो ये फीलिंग है इसकी, वो ट्रेवल कर रही है किसके लिए, द पुअर के लिए। अगर आपके पास कोई प्रोग्रेस या गोल है, जैसे द टीम इज मूविंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप, मतलब टीम इतना अच्छा खेल रही है, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करो कि जो टीम है बहुत अच्छा खेल रही है, इसीलिए वो वर्ल्ड कप की तरफ आगे बढ़ रही है। द टीम इज मूविंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म दैट आर वेल अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट या टूवर्ड्स देयर इन्वायरमेंट।
देखो टूवर्ड्स मैंने बता दिया यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक चीज़ और भी याद रख लो, एडैप्ट के साथ हमेशा टू आता है, क्योंकि आप अडेप्ट करते हो, अपने आप को ढालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब सेकंड क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा क्लोज टेस्ट रखा हुआ है, आप एक बार नज़र मार सकते हैं, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या है इस क्लोज टेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लोज टेस्ट। द न्यूज़पेपर आर द डैश ऑफ डे टू डे हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर है वो डे टू डे हैपनिंग जो हो रहा है विश्व में, लगा हर दिन लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें, कुछ ना कुछ खराब चीज़ें जो हो रही हैं, न्यूज़पेपर उसका क्या है? लोकेशन है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं, जैसे जितने भी बायोलॉजिकल पार्क हो गए, जियोलॉजिकल पार्क हो गए, जो वहाँ पे स्पीसीज रहती हैं वो उनका हैबिटेट है, इनका घर है। वेयर हाउस क्या हो गया? आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने वेयर हाउस होते हैं जो आउटर में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं सिटीज़ के, जहाँ पे उनके वो सामान होते हैं। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो वहीं वेयर हाउस से ही, नज़दीकी वेयर हाउस से ही आपको डिलीवरी करते हैं, ठीक है। वेयर हाउस। स्टोर हाउस अगर हम घर में देखें तो हाँ, एक स्टोर रूम होता था, शायद अब नहीं होता उतना, पहले होता था, जहाँ पे हमारी पुरानी चीज़ें जो काम में यूज़ नहीं आ रही हैं डेली, उसमें हम रखते थे। और एज अ स्टोर हाउस एक और मीनिंग होता है कि अगर वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं या फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से भी स्टोर हाउस का हम सिम्बॉलिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ क्या होगा? लोकेशन लग रहा है आपको? नहीं। हैबिटेट? नहीं। वेयर हाउस और स्टोर हाउस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। क्यों? क्योंकि हमने वेयर हाउस भी सीखा है, हाँ भाई वेयर हाउस में भी तो क्या कहते हैं, बहुत सारे सामान रहते हैं, और स्टोर हाउस में भी होता है, मगर यूज़ क्या होता है? स्टोर हाउस यूज़ होता है जब आप किसी को सिम्बॉलिकली तरीके से यूज़ करते हैं कि एक न्यूज़पेपर एक स्टोर हाउस का है। स्टोर हाउस है किसका? डे टू डे हैपनिंग, जो हर दिन हो रहा है विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या सही रहेगा? स्टोर हाउस। बहुत लोग वेयर हाउस में कंफ्यूज हुए होंगे, मगर यहाँ पे ये मतलब नहीं है। स्टोर हाउस ही हमेशा यूज़ होता है जब आप बात करते हो नॉलेज की अगर कोई स्टोर हाउस है, या फिर आप बात करते हो इंफॉर्मेशन की, ठीक है, या फिर आप करते हो आइडियाज़ की, अगर इसको मैं एक कॉमन नाम दे दूं, या फिर आप बात करते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। They add to our dash not only about our own country but also about world affairs। वो ऐड करते हैं क्या? हमारी कंट्री नहीं, सिर्फ पूरे विश्व के बारे में, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, फिर से देख लीजिए। दे ऐड टू आर इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, वो ऐड करते हैं। मैं ज़रूरी तो ना अभी कोई घटना हो, उसकी न्यूज़ होगी तो आप खुश हो जाओगे, क्या एंजॉय कर पाओगे? नहीं। नॉलेज हो सकता है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। जैसे अभी अगर आज की बात करें तो एयर इंडिया ने जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली है एक्सीडेंट की, जो अभी फ्लाइट में, बोइंग फ्लाइट में हुई थी 787 में, वो क्या है? डिक्लेरेशन। एक तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया है, तो उसको हम बोल सकते हैं डिक्लेरेशन। सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो क्या वो हमारे 5 सेंसेस में ऐड करते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? नॉलेज। वो हमारे ज्ञान में जोड़ते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, ना ही सिर्फ हमारी कंट्री के बारे में, सिर्फ पूरे विश्व के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द न्यूज़पेपर्स ऑल्सो एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो अपने ओपिनियन, अपने विचार भी रखते हैं। किसके बारे में? देखो अबाउट क्या आया ना, किसके बारे में? अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में। थ्रू देयर डैश, हाँ ये बात सही है कि जो न्यूज़पेपर है वो अपने विचार रखते हैं, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो या राजनीति से रिलेटेड हो। किसके द्वारा रखेंगे? अब बताओ किसके द्वारा? डिज़ाइन, किसी को फ़र्क पड़ता है पेपर पढ़ते समय इनका डिज़ाइन कैसा है? नहीं। उनके थॉट्स, अरे थॉट्स तो उन्हीं के दिमाग में होंगे ना, वो थॉट्स निकालने के लिए उन्हें कुछ तो रखना पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं उसके लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब रिसर्च की तो कोई बात ही नहीं। एडिटोरियल, जो आप डेली हमारे चैनल में पढ़ते हो, उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पे देखो हर पेपर अपने अपने विचार रखता है,
चाहे वो इंटरनेशनल टॉपिक हो, चाहे वो डोमेस्टिक टॉपिक हो या फिर सोशल टॉपिक हो, कहीं ना कहीं वो जो राइटर है वो क्या सोच रहा है वो बताने की कोशिश करता है। दे मोल्ड द रीडर्स इनटू देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल बात सही है। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो और आपके पास खुद का, अगर मैं कह दूं कि सेल्फ असेसमेंट नहीं है कि क्या वो न्यूज़ जो पढ़ रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो आप बह सकते हो। एक एडिटोरियल पढ़ा तो आपको अच्छा हाँ हाँ ये बात सही कह रहा है, अगर आप दूसरा पढ़ोगे तो लगे अच्छा ये भी बात सही कह रहा है, तो आप वो आपको जो आपकी थिंकिंग है वो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग को सावधान रहना चाहिए, एक फ़िल्टर लगाना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम उसको लेंगे। हम हर थिंकिंग, हर चीज़ों को नहीं अपने अंदर लाएंगे जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज़ वाई द न्यूज़ पेपर इज़ कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरटेनमेंट, रिफाइनमेंट, इंचैंटमेंट, पावर। देखो, इंचैंटमेंट का मतलब होता है या तो आप बहुत खुश हैं, ठीक है, एक तरीके से हैप्पीनेस बोल देते हैं, या फिर आप बहुत डिलाइटफुल हैं, या फिर जॉयफुल हैं, ठीक है, खुश हैं, या फिर आप किसी के मतलब किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक सेंस आता है मैजिक, ठीक है, ब्लैक मैजिक, ठीक है, आपके ऊपर कोई किसी चीज़ का कंट्रोल है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल लिया हुआ है, इस तरीके से भी मीनिंग आता है। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग नहीं आ रहा है, नहीं। रिफाइनमेंट मतलब किसी चीज़ को रिफाइन करना और अच्छा करना, तो ये भी नहीं आएगा। इंटरटेनमेंट का मतलब भी हैप्पीनेस हो गया, फिर जॉयफुल हो गया, तो ये भी मतलब नहीं आ रहा। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे? सोर्स ऑफ पावर है। ये बात भी सही है। जब एक न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल बार बार निकलता है, हजारों लोग पढ़ते हैं, अगर उसने लिख दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ गलत है, भले ही इतनी गलत ना हो, शायद ग्राउंड लेवल में इतनी गलत ना हो जितनी वो ऊपर से दिख रही हो, बहुत ज़्यादा गलत है, तो एक सोसाइटी में एक मास अप्रोर हो सकता है कि वो हो सकता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करें डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये कहता है कि हाँ, ये एक पावर को दिखाता है न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं या वो जो वो छापते हैं, कि इतना पावर है कि वो एक लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक हमारी संस्था है या हमारा देश है, द प्रेस इज अ लिंक। जो प्रेस है एक ब्रिज है, एक लिंक है बिटवीन ये दो लोगों के बीच में। द गवर्नमेंट के साथ द लगा हुआ है, देखो स्पेसिफिक बनाने के लिए, एंड द पीपल और लोगों के बीच में। तो एक जो प्रेस है वो एज अ ब्रिज है, किसके बीच में? गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में एक लिंक बना हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स न्यूज़ एज टू वॉट द गवर्नमेंट इज डूइंग। कह रहा है कि ये न्यूज़ देते हैं कि गवर्नमेंट आजकल कर क्या रही है। इट रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन एज वेल, और वो ये बताते हैं कि आजकल लोगों क्या सोच रहा है। एक जो पॉपुलेशन, एक पार्ट है, मेजर पॉपुलेशन जो है, वो गवर्नमेंट के जो कामों के बारे में क्या सोच रहे हैं। इट टीचेस द सिटीजन देयर राइट एंड डैश। कह रहे हैं कि ये बताते हैं लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, जो राइट्स हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, और रेमेडीज़ का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन, तो ये तो है नहीं। रेंज का मतलब भी नहीं निकल रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ वो बता सकते हैं। न्यूज़पेपर अगर आपसे बोले कि आपको रोड में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है टुवर्ड्स द नेशन, कि आपको जैसे भी रहना है हमेशा अच्छे से रहना है, ठीक है। तो जो हमारे जो भी काम करना है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हम जो भी छोटा सा भी काम करते हैं वो हमारे देश के लिए ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक वर्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। रेगुलेशन तो रूल और लॉ हो गया, जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे बढ़िया क्या होगा यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लोज टेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको पूरा दे दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार आइडिया ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। डैश नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल टू डिनाई ऑन काउंटलेस फ्रंट्स इन इंडिया। ठीक है, कह रहा है जो आवश्यकता है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स की, जो कि हमें अपने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म लाने चाहिए, बदलने चाहिए, इज इम्पॉसिबल टू डिनाई, नकारा नहीं जा सकता, कि काफ़ी ऑन काउंटलेस फ्रंट्स इन इंडिया, की हर जगह, मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसको हम नकार नहीं सकते। अब क्या होगा बताओ? द आएगा, इन आएगा, ए आएगा, एन आएगा। नीड यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। फॉर किसकी नीड?
फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। अब किसकी आवश्यकता है? एजुकेशनल रिफॉर्म की। क्या अगर मैं आपसे बोलूं क्या आपको अच्छी रोडों की आवश्यकता है इस समय, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो नीड जो आवश्यकता है वो तो स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है। मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई हो सकता है आवश्यकता जो हो किसी और चीज़ की आवश्यकता है, कि गरीबी को ख़त्म करने की आवश्यकता। तो आदमी बोले नहीं सर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म है, आप कैसे कह रहे हो कि ये क्या कहते हैं गरीबी हटाओ वाली आवश्यकता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आवश्यकता है ये क्या है? स्पेसिफिक है। किससे रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन से। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए जब स्पेसिफिक होती है चीज़ें? सोचो, ए और एन तो कोई संभाल ही नहीं उठता। एन तो आता है किसके लिए? वॉवेल के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ए नहीं आ सकता। ये कोई जनरल नीड नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, एक स्पेसिफिक आवश्यकता है। किसकी? स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म की। इन प्लेस के लिए आता नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट क्या है? द नीड। ठीक है, द नीड फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल टू डिनाई ऑन काउंटलेस फ्रंट इन इंडिया फ्रॉम द रूल ऑफ रोड। रोड मतलब रट्टाफिकेशन। दैट इज, यहाँ पे दैट्स का मतलब है दैट इज सब ऑप्टिमल। जो कि सब ऑप्टिमल मतलब है मीडियम है, कोई बहुत बेस्ट नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है, मतलब खराबी एक तरीके से समझो। दैट इज सब ऑप्टिमल फॉर किसके लिए? बी लर्निंग। फॉर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। मैंने आपको क्या बताया? प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। अगर इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा। अगर नाउन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, ये बताओ क्या कर सकते हैं? नाउन एक और चीज़ है ना जो नाउन की तरह काम करती है। हाँ, क्या? जेरेंड काम करती है। ठीक है, ये क्या होता है? जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म होती है। ठीक, क्या होगा यहाँ पे? अब बता दो। देखती लग रहा है ये बी लर्न तो पैसिव फॉर्म हो गया, लर्न तो सिंपल टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया, लर्निंग यहाँ पे एज अ जेरेंड करेंगे, यही होगा लर्निंग। बात समझ में आई किस तरीके से जेरेंड का यूज हुआ प्रीपोजिशन के बाद? इन इंडिया फ्रॉम द रूल ऑफ रोड दैट इज सब ऑप्टिमल फॉर लर्निंग। मतलब जो रट्टाफिकेशन है हमारी वो उतनी बढ़िया नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए। बात भी सही है। टू पेडागॉगीज का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, कि जो पढ़ाने का तरीका है। टू पेडागॉगीज दैट, जो कि इंस्टिल फियर ऑफ मैथ, जो कि हमारे अंदर डर पैदा कर देता है, मतलब इंस्टिल कर देता है, अंदर डाल देता है किसका? मैथ्स का। डैश स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स के अंदर स्पेशली, मतलब मैथ्स का डर तो ज़्यादातर हमने देखा है लड़कियों के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बायो की तरफ लेती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है ना, मतलब ज़्यादातर लोग। क्या होगा यहाँ पे? स्टूडेंट्स है। ऑन, ऑफ, बिटवीन, अमंग, बहुत सिंपल है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए दूंगा इतनी ज़्यादा। ऑन ऑफ नहीं हो सकता, बिटवीन दो लोगों के बीच में आता है, अमंग बहुत लोगों के बीच में आता है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अमंग। देखो ये मैं मान सकता हूँ भाई, ये सब ऑप्टिमल का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, पेडागॉगीज का मतलब नहीं पता होगा। एक बार बताओ, जो ऑप्शन दिए वो तो ईजी है ना, वो तो ईजी है। यहाँ पे जैसे ही फॉर देखो, हम कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा तुमको, ये पूरा तुम्हें क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट नहीं समझ में आया, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ कि फॉर है तो यहाँ पे नाउन आएगा। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, अमंग बिटवीन दिया हुआ है, कोई भी बात चल रही होगी तो यहाँ पे अमंग आएगा, अमंग लगाओ। यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए थे तो द नीड थी तो द आ सकता है। इस तरीके से दिमाग लगाओ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है क्लोज टेस्ट तो ठीक है, ग्रामर का यूज करो जो जो अब तक सिखाया है। बट लेकिन वाइल आइडिएटिंग रिफॉर्म, कह रहे हैं जब आप रिफॉर्म्स के बारे में सोच रहे होंगे, एजुकेशन पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर हैं, शुड रिमेंबर, ये उनको याद रखना चाहिए, व्हाट पास्ट एक्सपेरिमेंट्स, जो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, डैश दैम। क्या हो सकता है? व्हाट पास्ट एक्सपेरिमेंट, टीच से दिख गया है यहाँ पे कि जो पास्ट एक्सपेरिमेंट ने उनको सिखाया था, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब वो नई पॉलिसीज बना रहे हो। विल टीच, टीचर्स, टॉट, टीचिंग, ये पास्ट एक्सपेरिमेंट कब हुए होंगे? ये पास्ट एक्सपेरिमेंट कब हुए थे? कभी पास्ट में हुए थे, तो वो लेसन कब मिला होगा? कभी पास्ट में मिला होगा। तो फ्यूचर हटाओ, टीचर्स हटाओ, प्रेजेंट टेंस, टॉट हाँ हो सकता है, टीचिंग हटाओ, क्या हो गया? सीधे सिंपल, बहुत सिंपल ऑप्शन है। अब कह रहा है रिमेंबर CCE। अब ये CCE क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ये कुछ स्टार्ट किया हो गया होगा। विच वॉज उशर्ड, उशर्ड मतलब जो चीज़ स्टार्ट करी जा रही हो, विच वॉज उशर्ड, जो चीज़ शुरू की गई थी
उशर्ड इन विद होसनाज, होसनाज का मतलब खुशी से, बहुत ही खुशी बड़े उल्लास के साथ स्टार्ट किया गया था। कब? इन 2009, बट अनसेरेमोनियसली, मतलब बिना किसी विदाई समारोह के, किक्ड आउट इन 2017, 2017 में उसको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि जो चीज़ 2009 में उन्होंने, यहाँ पे अब ध्यान दो, कह रहा था क्या, पॉलिसी मेकर्स शुड रिमेंबर, वो याद रखें, व्हाट एक्सपेरिमेंट, पास्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे, टॉट देम, उन्होंने सिखाया था। वो पास्ट एक्सपेरिमेंट क्या थे, किसकी बात कर रहा था? उसने आगे बात करी सीसीई, याद है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, विच वॉज उशर्ड, जो कि स्टार्ट हुई थी कब? उल्लास के साथ 2009 में, मगर उसको बाद में बिना किसी विदाई के बहुत ही बुरी तरह जब वो फेल हो गई होगी, उसको किक्ड आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, ऑल द टर्मोइल, जो भी उथल पुथल हुई, एंड टोल, जो भी मेहनत हुई, इट डैश अमाउंटेड टू जिलिंज इन द एंड, क्या होगा? जो भी उथल पुथल हुई, जो भी क्या कहते हैं मेहनत थी, जनरेटिंग, अब वो पास्ट की बात है यहाँ पे, 2017 की बात, 2009 की बात कर रहा है, नहीं, जनरेटिंग यहाँ पे नहीं आएगा। आर जनरेट ऐसा होता ही नहीं कभी। ठीक, इस जनरेट ये भी कभी ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, सीधा दिख रहा है जनरेटेड, या तो यहाँ पे पैसिव होता तो इस जनरेटेड होता, आर जनरेटेड होता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये होगा जनरेटेड, जनरेटेड अमाउंटेड टू जिलिंस इन द एंड, मतलब उसकी कोई भी, जिलिंस मतलब जीरो वैल्यू, जिलिंस से याद रखना जीरो वैल्यू, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं थी, सब बर्बाद हो गया था। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया था, पुअर एग्जीक्यूशन, मगर जो तरीका था, क्या होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है वो हमेशा अच्छी होती है, हमेशा अच्छी होती है, मगर जो बेस होता है, जो उस पॉलिसी को लागू करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो अच्छा नहीं होता, वहाँ पे करप्शन होता है, वहाँ पे लोग अपनी मनमानी करते हैं। इसकी वजह से जो पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट सोचती है, जो भी रिफॉर्मिस्ट लाते हैं, वो हमारे जो बेसिक लोग हैं, जो बेसिक लोगों के लिए, वो कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और जो सरकार उस चीज़ को करने में कामयाब रहती है, लोग उसी को पसंद करते हैं। तो गुड आइडिया, पुअर एग्जीक्यूशन, इट्स एप्टा रीड्स, इट्स एप्टा रीड्स मतलब जो उसकी लास्ट लाइन है, अगर इसको हम पढ़ें कि अच्छा आइडिया था, पुअर एग्जीक्यूशन था, मगर पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, इप्टे का यूज़ करते हैं हम जब हमें कोई किसी चीज़ के बारे में लास्टली कोई चीज़ कहनी है, लास्ट वर्ड कहना है, जब कोई जैसे कोई मर जाता है तो हम उसको उसके बारे में जो कहते हैं, तो कह रहा है बस यही एक चीज़ है, गुड आइडिया पुअर एग्जीक्यूशन, अच्छा आइडिया था, पुअर एग्जीक्यूशन था। बात समझ में आई? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।